और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी चेतना बाहर नहीं आ सकी है। नए गड्ढे के तैयार होने के बाद रेट माइनर्स को पाइप से 170 फीट नीचे उतारा जाएगा। जो एक नया गड्ढा उस बोरवेल में जहां बच्ची गिरी है उसके बराबर में, उसके पैरेलल, उसके समानांतर बनाया गया है, वहां रेट माइनर्स को नीचे उतारा जाएगा। बुधवार सुबह 8 बजे से 170 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा है। तो सोमवार दोपहर करीब 2 बजे से 700 फीट गहरे बोरवेल में चेतना नाम की बच्ची फंस गई थी और 74 घंटे से यह भूखी प्यासी। मंगलवार के बाद से उसका मूवमेंट भी कैमरे में कैद नहीं हुआ है, नहीं दिखाई दी है कोई मूवमेंट। उसकी वर्तमान कंडीशन को लेकर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है। सवाल उठता है कि चेतना को निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कोई प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है? क्या हमारा आपदा प्रबंधन इतना मजबूत नहीं कि एक बोरवेल से मासूम को बाहर निकाला जा सके? रेस्क्यू में क्या मुश्किलें आ रही हैं? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। कोटपुतली में 4 दिनों से बोरवेल में फंसी है 3 साल की चेतना। खुदाई पूरी, अब रेट माइनर्स नीचे उतरेंगे। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का काम। मासूम की हालत को लेकर चिंता, दुआओं का दौर। बोरवेल में 74 घंटे, अब बाहर आएगी चेतना। मेहमान जो जुड़े हैं परिचय करा देते हैं कि करके। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी, आपका बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र जी। और हीरालाल सेन ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड से मौजूद हमारे संवाददाता, लगातार 4 दिन से हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके में कोटपुतली, उसी गांव में जहां पर चेतना नाम की मासूम गिरी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हीरालाल सेन के पास ही चलेंगे। हीरालाल, बच्ची की मूवमेंट लास्ट कब दिखाई दी थी? अभी क्या स्टेटस है? ये संक्षेप में मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें और विस्तार से चाहूंगा बताइए। 4 दिन हो चुके हैं, 74 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। चूक, लापरवाही कहां कहां हुई है? हम यहां बैठकर स्टूडियो में अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप वहां सर्दी में, धूल मिट्टी में लगातार मौजूद हैं, डटे हुए हैं। पता नहीं आपको खाना मिल पा रहा है सही टाइम पर, नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं। आप वहां पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पूरे मामले में कहां कहां चूक और लापरवाही हुई, क्या किया जाता तो आप भी अब तक चेतना बाहर आ गई होती। सबसे पहले जो बालिका का मूवमेंट है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बालिका का मूवमेंट कल 1 दिन पहले से बंद हो चुका है, क्योंकि जो बोरवेल में जो बच्ची 173 फीट की गहराई में अटकी हुई है उसके ऊपर जो गीली मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से कैमरा उस तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से बच्ची की जो मूवमेंट है वो मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। लगातार जो 73 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बच्ची को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है और अब रेट माइनर्स की टीम को भी यहाँ बुलाया गया है। लगातार उनकी तरफ समानांतर जो गड्ढा खोदा जा रहा था उस बोरवेल के बराबर में, वो गड्ढा खोदने का काम क्या पूरा हो चुका है? पाइलिंग मशीन आपके पीछे है, तस्वीरें उसकी भी दिखाइएगा, बताइएगा क्या गड्ढा पूरा खोदा जा चुका है? रेट माइनर्स जिनका काम होगा इस नए खोदे गए गड्ढे से, जिस बोरवेल में बच्ची गई है उसमें एक सुरंग बनानी, 20 फीट के करीब वो सुरंग है, उसको बनाने के लिए अभी फिलहाल बताइए क्या यह गड्ढा पूरा हो गया है? जी अभी इसमें आधा से 1 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास नई अपडेट आई है कि 2 से 3 फीट की गहराई का गड्ढा और इस पाइलिंग मशीन द्वारा खोदा जाना है। 20 फीट की सुरंग जो बनानी है, जो जोड़ेगी उस बोरवेल को, उस 20 फीट की सुरंग में रेट माइनस जो कि 6 की इनकी संख्या है, ये रेट माइनस वही है जो उत्तराखंड में खदान में मजदूर फंस गए थे, उनको निकालने का काम इन्हीं रेट माइनस ने किया था। सलाम इनके जज्बे को। और कितना वक्त इनको भी लग जाएगा? जब ये आधे 1 घंटे के बाद ये पूरा गड्ढा हो जाएगा तो वो 20 फीट की सुरंग बनने में कितना वक्त लगेगा? दिखाएं तस्वीरें दिखाते हैं आप। टीम के सदस्य उनसे भी बात हुई थी, जो
एनडीआरएफ के सदस्यों से जो हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक जब ये 170 फीट की गहराई का जो पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसके बाद जो एक सुरंग 10 फीट की गहराई जो लंबाई की सुरंग है उसको खोदने के लिए जब रेट माइनर्स की टीम नीचे उतरेगी तो करीबन 5 से 6 घंटे उनको उस सुरंग को बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि चूहा जिस तरीके से किसी वस्तु को कुतरता है उसी तरीके से रेट माइनर्स की जो टीम है वो इस सुरंग को बनाती है, क्योंकि मिट्टी नीचे इतनी ठीक बात, यानी 1 से 1.5 घंटा हो गया इस पूरी गड्ढे को खोदने में। 160 फीट 170 फीट के करीब खोदना है और उसके बाद 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा सुरंग बनाने में। अब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, हीरालाल बताइए भाई, इन 4 दिनों के दौरान क्या क्या चूक, क्या क्या लापरवाही हुई कि अभी तक ये बच्ची बाहर नहीं निकल पाई? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 दिन का समय हो गया, बात है हम चांद पे पहुंचने की करते हैं, लेकिन 170 फीट की गहराई में फंसी उस बालिका तक हम नहीं पहुंच पा रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई, जिम्मेदारी किसकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्ची बोरवेल में गिरी, जब प्रशासन यहाँ मौके पे पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन जो रेस्क्यू शुरू किया गया वो जुगाड़ू टेक्निक से किया गया। तो प्लान ए जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो जो जुगाड़ू टेक्निक है उसके ठीक है, दूसरा पॉइंट बाहर निकालने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। उसके बाद उन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट किया और पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया। पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी, काफी समय व्यतीत हो चुका था, तो सबसे बड़ी चूक तो यही हो गई। लेकिन इसमें जो प्रशासन की ओर से तर्क दिया जा रहा है वो ये कहा जाता है कि जो पाइलिंग मशीन है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती, इनको काफी दूर से मंगवाया गया है, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन में काफी समय लग जाता है। इस वजह से पाइलिंग मशीन को यहाँ आने में मैं राजकुमार शर्मा जी के पास जाता हूँ। राजकुमार शर्मा जी के पास जाता हूँ। राजकुमार शर्मा जी, हमारे सहयोगी हीरालाल सेन ने बताया, हम सब जानते हैं हम चांद पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की सरकार थी, राकेश शर्मा जी ने पहला कदम रखा था, 1969 का वक्त था। अब चांद पर हम कई दशकों पहले पहुंच गए, लेकिन हम 170 फीट नीचे खदान में नहीं पहुंच पा रहे। हम ये कहें कि हम बच्ची को निकाल नहीं पा रहे हैं। हां, मुख्यमंत्री ने आज ये फैसला ले लिया है कि 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर सर्वे कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए कितनी बोरवेल हैं, गड्ढे हैं, और फिर कार्रवाई भी की जाए। रविंद्र जी, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पॉलिटिक्स करने की बजाय चेतना के जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारी जितनी भी टीमें वहां लगी हुई है, चाहे वो जुगाड़ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस के हमारे जवान हो, सेना के जवान हो, सब लोगों को भगवान हौसला दे और वो बच्ची को अतिशीघ्र सकुशल बाहर निकाले। जहां तक आप कह रहे हैं चांद पे हमारा हिंदुस्तान, हमारी दुनिया पहुंच चुकी है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 56 इंच के सीने वाली डबल इंजन की सरकार शुरू के जो 10-12 घंटे थे रविंद्र जी, उसमें गलती होगी इनसे, ये जुगाड़ के भरोसे बैठे रहे, क्योंकि जैसा खबर आ रही है शायद कलेक्टर महोदया छुट्टी पर थी, वहां पर कोई रीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं था, जिस कारण से चूक हो गई और वो लगातार शुरू के जो 10-12 इंपोर्टेंट जो घंटे थे उसमें वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बयान दे रहे हैं कि मेहरबानी करके जितनी भी एजेंसियां लगी हुई है वो मेहनत करे, ईश्वर से प्रार्थना भी साथ में करते रहे और चेतना को अतिशीघ्र स्वस्थ बाहर निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। मिथिलेश जैमिनी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, किस किस पड़ाव पर चूक होती हुई नजर आ रही है? भाई सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं जो बोरवेल करते हैं और फिर उसको यूं ही खुला छोड़ देते हैं, और उसका तो परिणाम भुगता ही दौसा में उसका परिणाम तो भुगता ही उन मां बाप ने जिन्होंने अपने खेत में बोरवेल किया था। अपना बच्चा गंवा दिया 5 साल का, आर्यन 7 साल का। देखिए रविंद्र जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस बालाकृष्ण, उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया था कि कोई भी अगर बोरवेल होता और उसमें पानी नहीं निकलता तो उसको सील पैक कराया जाए, उसको चारों तरफ कांटाबंदी की जाए, तारबंदी की जाए। सबसे बड़े कोई दोषी हैं 2010 से 2013 तक अशोक गहलोत रहे, 2013 से 18 वसुंधरा जी, 18 से 23 फिर अशोक गहलोत रहे। आज तक राजस्थान में 11,000 सरपंच हैं और इतने सारे ग्राम सेवक हैं। ये क्या करते हैं सेक्रेटरी और सरपंच? केवल कमीशन खाने के लिए हैं ये? इनको पता नहीं है कि गांव में कौन सा बोरवेल खोदा गया और किस में खाली पड़ा हुआ है। अगर बोरवेल मशीन गांव में घुसती है तो सरपंच को पता होता है, सेक्रेटरी को पता होता है, और पानी निकला या नहीं निकला है गांव में सबको पता होता है। उसके बाद बंद कराने का काम सरपंचों का है। तो इसमें इन सरपंचों को और जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और एक दुर्भाग्य है कि राजस्थान में पूर्णकालिक आपदा राहत मंत्री नहीं है।
क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी अपने ट्विटर हैंडल पर लिख चुके हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो अपने इस्तीफा दे चुके हैं। बाढ़ के टाइम जरूर वो पानी में दिखे थे चलते हुए, आर्यन के टाइम भी वो पहुंचे थे। और चेतना जो कोटपुतली की बेटी है वो अपनी जिंदगी और मौत प्रशासनिक चूक भी यहां पर है सर, कह रहे हैं भाई। जैसा अभी राजकुमार जी ने बताया कि कल कलेक्टर महोदया जो है छुट्टी पर थी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, आपके दौसा में पिछले 15-20 दिन पहले एक हादसा हुआ। आप वहां से फाइलिंग मशीन ना बुलाकर आप फरीदाबाद हरियाणा का रुख करते हैं। आप पहले जुगाड़ टेक्निक का सहारा लेते हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को पता नहीं किस वक्त इत्तला की गई। एसडीआरएफ तो पहले आ गई थी, एनडीआरएफ को आने में वक्त लगा। आप प्लान ए, फिर प्लान बी, फिर वापस प्लान ए, आप इन्हीं सब में उलझे हुए हो। इसमें चूक किसकी है? ये ऑपरेशन अगर होता है, इस तरह की घटना होती है, तो कौन जिम्मेदार? इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन जिम्मेदार जिसके निर्देशन में ये सब कुछ होता है? हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के उन जवान बेचारे जो लगातार बिना खाए पिए लगे हुए हैं, उनको तो दोष नहीं ठहरा सकते। उनको तो जो कहा जाएगा, जो निर्देश मिलेंगे, तो वही करेंगे। देखिए रविंद्र जी, राजस्थान में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पुअर है। हमने देखा अभी जिस तरीके का गैस रिसाव कांड हुआ, और निजी अस्पतालों में एक बर्न यूनिट नहीं है। हमारे यहां आग लगने पर ही कुआं खोदने की रस्म रही है, सरकार किसी की भी रही हो। अब भजनलाल जी को कहा जा रहा है, 1 साल में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप सर्वे कराइए, अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। अरे भाई अशोक गहलोत जी, आप तो 3 साल रह लिए, 3 बार रह लिए मुख्यमंत्री। आपको तो पता है फायर फाइटिंग सिस्टम का राजस्थान में कैसे मिलता है एनओसी, कैसे नगर निगम एनओसी देती है, कितना करप्शन है। तो हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे राजस्थान में कुछ नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। राजकुमार शर्मा जी जरा एक बार बता दीजिए, मैं फिर उसके बाद जाऊंगा योगेंद्र जोशी जी के पास। भाई आपकी जब सरकारें रही तो आपने बोरवेल के इन हादसों को रोकने के लिए, ये तो या बोरवेल खोदने के बाद ना भरने के लिए चेतना जाती ना आर्यन जाता, क्या कदम उठा दिए थे आपकी सरकार ने? रविंद्र जी, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। 2010 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी अगर कोई कलेक्टर, एसपी, पटवारी, तहसीलदार अगर खुले बोरवेल छोड़ रहा है, तो सरकार किसी की भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अभी कुछ दिन पहले हमारा एक बेटा आर्यन भी गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आर्यन की घटना होने के बाद किस एक व्यक्ति पे कार्रवाई हो, नाम तो बताइए। अरे मुझे आप ये बताइए, 2008 से 2013 में आपकी सरकार थी, 18 से 23 में आपकी सरकार थी, क्या ये हादसे नहीं हुए थे उस दौरान? और आपने कितने कर लिया था कार्रवाई? मैं कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, राजस्थान का, हिंदुस्तान का दुर्भाग्यपूर्ण कहने भर से थोड़ी कुछ होता है ना। अब आप अगर ऐसा कहेंगे, बीजेपी वालों से हमने संपर्क किया कि भाई आइए जवाब दीजिए, इसमें हम चर्चा करेंगे, कोई आया ही नहीं। बीजेपी तो क्यों आएगी? बीजेपी तो उत्सव मनाने में लगी हुई है, पहले 1 साल का, फिर राइजिंग राजस्थान। अरे तो आपने मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, 8 से 13, 18 से 23, अरे कोई घटना नहीं हुई थी क्या? 10 से 13 आप थे, 18 से 23 आप थे, इस तरीके से आपकी बहन थी, अशोक गहलोत जी की बहन। अरे जवाब दीजिए ना राजकुमार जी, भाई आपने क्या सिस्टम बनाया 18 से 23 में इन बोरवेल को लेकर? आपने क्या सिस्टम बनाया था? मैं कह रहा हूं हमारे कार्यकाल के अंदर जितने भी बोरवेल खुले थे, हमने जहां भी ऐसी घटना पाई गई, वहां कलेक्टर, एसपी को तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको वहां बुला करके डांट फटकार लगाई गई। और उसको जांच कमेटी बिठा करके बुला करके डांट फटकार लगाई। आपने बोरवेल बंद कराए कि आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उनकी तारबंदी कराई? योगेंद्र जोशी जी, भाई आप भी एक पूर्व पुलिस अधिकारी और कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में आप भी शामिल रहे हैं, डांट तो आपने भी खाई होगी, बुलाया होगा आपको भी जब कुछ ऑपरेशन दुर्भाग्य से फेल हो गया होगा। देखिए रविंद्र जी, ऐसा मौका तो जीवन में कभी आया नहीं है, क्योंकि हम तो पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में से थे। और ये ऐसी चीजें क्यों होती है? क्या होता है कि राजनीतिक जो सरकारें होती हैं, ये एक चली जाती है तो दूसरा उसकी गाल बजाते हैं, और दूसरी चली जाती है तो पहले वाला गाल बजाता है। ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। आप देखिए, आपदा प्रबंधन के पास किसी भी तरह के ऐसे संसाधन नहीं है जो इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से सामना कर सकें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसके ऊपर कोई भी मेहनत करता नहीं है, न कोई इस पर निर्णय लेता है कि हमारे पास अगर इस तरह की फाइलिंग मशीन नहीं है या और भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो ये लाते क्यों नहीं है भाई, इनको खरीद क्यों नहीं करते हैं। और आप देखिए, साधारण किराए पर लाएंगे तो उससे ज्यादा, किराए पर लाएंगे ना तो उससे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, समझ रहे हैं ना आप? 4 बार किराए पे लाएंगे
तो वो उतनी कीमत के तो खरीद ही सकते हैं आप समझ रहे हैं। अगर फिर लेकिन इस प्रकार के रविंद्र जी, इस प्रकार के बच्चे और बच्चियां इनके इंतजार करेंगे क्या? हरियाणा से, नोएडा, दिल्ली से प्रोक्लेन मशीन आएगी, ये मशीन आएगी, वो मशीन आएगी, तब तक बच्चा जिंदा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये लापरवाही है बहुत गंभीर, और इन लापरवाहियों में अब तक किसी ने किसी को सजा नहीं दी। पहली बात आपने बताई कि एक तो ये संसाधनों की कमी है, ठीक है, ये और चेतना के इशू में और क्या क्या कमी नजर आ रही है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, और साथ ही साथ सर्वे करा जाएगा अगले 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर सर्वे में क्या किया जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर होल्ड पर आ गए आप, जोशी जी आप होल्ड पर आ गए हैं, अनहोल्ड कीजिएगा सर। और संबंधित जो व्यक्ति है, चाहे सरपंच हो, चाहे रेवेन्यू का कोई भी पटवारी हो, या वहां के कोई भी संस्था ऐसी हो, ये देखिए आप मशीनें लाते हैं, मशीनों का रजिस्ट्रेशन होता है, भूजल विभाग के पास इन मशीनों का ब्यौरा होता है। तो अगर जो ये मशीनें काम करती हैं, ये अपने ब्यौरे को भूजल विभाग को देना चाहिए, सरपंच को देना चाहिए, पंचायत में देना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि इनके जिम्मेदार कौन कौन होंगे, तो देखिए जिले का तो कलेक्टर होता है, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे कोई सा इलाका जी, हर कलेक्टर को बांधना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी। चेतना के अगर केस की बात करूं योगेंद्र जोशी जी, भाई अगर कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती है, सबसे पहले पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस प्रशासन को बताता है कि मामला इस तरह से आ चुका है सामने, फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कॉल किया जाता है, संसाधन मंगाए जाते हैं। इस केस में आपको देरी होने के पीछे के कारण, और फिर पहले प्लान ए इस तरह से हुक डालकर देसी जुगाड़ से बच्ची को निकाला जाए, या फिर फरीदाबाद से हरियाणा से मशीन बुलाई जाए, या दौसा वाली मशीन, फिर जब हरियाणा वाली मशीन फेल कर दी उसको बुलाया जाए, ये सारे निर्देश कौन देता है? किसके कंट्रोल में, किसके निर्देशन में सारे ऑपरेशन होते हैं? जिला कलेक्टर इसका जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलग अलग जिम्मेदार होते हों। जिला कलेक्टर है, उसके अंदर एसडीएम आएगा, उसके अंदर बीडीओ आते हैं, उसके अंदर पंचायत। मैं हीरालाल सेन के पास चलता हूं। हीरालाल ये बताइए कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये सोमवार को हादसा हुआ, ये तो हम सब जान रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर पहली बार यहां पर कब आई और किस तरह से निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, या फिर फोन पर ही सब कुछ चल रहा था? मैं बताना चाहूंगा कि 23 दिसंबर की दोपहर में यह हादसा हुआ था। उसके बाद जो जिला कलेक्टर है, जिनके ऊपर इस पूरे जिले की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, अवकाश पे चल रही थी। कहा बताया जा रहा है कि माता जी अवकाश, बीमार होने की वजह से वो अवकाश पे थी। कल रात को जिला कलेक्टर मामले की गंभीरता को देखते हुए जब उनके पास ये जानकारी पहुंची कि उनको आना चाहिए, तो वो तुरंत यहाँ पहुंची और अधिकारियों से चर्चा करके उनसे बात की और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आज जिला कलेक्टर सुबह भी आई थी और अभी भी वो जिला कलेक्टर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ चल रहा है उस मौके पे मौजूद है। उस दौरान आप यहाँ पर जब देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ऑपरेशन की जो कमान है वो किसके हाथ में है? किस तरह से भाई प्लान ए तैयार किया जाए, या फिर ये फेल होने पे प्लान बी किया जाए, यहाँ पर किसके निर्देशन में सब कुछ आप देख रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के अनुपस्थिति में जो एडीएम है, जो एसडीएम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ये प्लान ए और बी एग्जीक्यूट किया जाता है। सोमवार को दोपहर में हादसा होता है, बुधवार शाम को कलेक्टर महोदय आती हैं, ठीक है, तबीयत खराब उनकी थी, इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। हाँ मिथिलेश जी, आपसे सवाल है सर। मिथिलेश जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूं। सोमवार दोपहर को हादसा होता है, बुधवार शाम को पहुंचती हैं कलेक्टर महोदय, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो बेसिक सिस्टम है उसको इंप्रूवमेंट करने की दरकार है। तमाम हादसों से पहले हमने तमाम बार देखा है कितने ही हादसे हो गए और लगातार हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और बीजेपी की रही हो। जो मूल इस व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा सरपंच और ग्राम सचिव का होना चाहिए, क्योंकि सरपंच को पता रहता है, सेक्रेटरी को पता रहता है कि ये बोरवेल खुद के गया है, पानी यहां नहीं निकला है। आज तक आप देखिए कांग्रेस की सरकार में सोशल ऑडिट के लिए रमेश मीणा ग्रामीण पंचायत राज मंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि सरपंचों का सोशल ऑडिट होगा, और सरपंचों ने जयपुर में पड़ाव दे दिया, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर माई नहीं जयपुर में। तो क्या केवल उनका काम यही है कि गांव वालों को लूटे? मैं गांव का आदमी हूं, मुझे पता है क्या होता है गांव में। सरपंच को गांव में पत्ता भी हिलता है तो पता रहता है, तो उसको पता नहीं है कि बोरवेल है कि नहीं है।
तो सबसे पहले सरपंच को और सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए जहां जहां घटना हुई है, चाहे आर्यन का मामला हो चाहे चेतना का मामला हो। राजकुमार शर्मा जी जरा बता दीजिए, आपके वक्त की सरकार ने ये जो मशीनें हैं पाइलिंग मशीन, वक्त भी खूब हुए, बांदीपुर में हुआ, लालसोट में हुआ, राजकुमार जी बताइए जरा, कितनी मशीनें, कितने साजो सामान खरीदे थे, कितने इक्विपमेंट खरीदे थे आपकी सरकार में? कोई सामान नहीं है राजस्थान में। एक हनुमान यूनिट में गया तो 50 लाख रुपए दे के आया, बाकी नेता फोटो खिंचाने के लिए गए। राजकुमार जी बताइए, ये हालत है नेताओं की। अरे कुछ तो बताइए राजकुमार जी। नहीं बताएंगे। योगेंद्र जोशी जी आखिर में सर बस अब बता दीजिए सर। रविंदर जी कोई सामान नहीं है, ये कैमरे भी इनके पास नहीं है अंदर जो चले जाएं, और ऑक्सीजन ये डालते हैं तो इनको ये तक पता नहीं कि कितनी ऑक्सीजन अंदर डालनी चाहिए। मतलब हालत ये है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास सिर्फ वर्दी पहन के खड़े होने के अलावा कोई सामान नहीं है। तगारी फावड़े ये काम आप इनसे करा लीजिए, लेकिन इतनी और एक ये बात भी बड़ी विडंबना वाली बात है, जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक बच्ची 74 घंटे हो गए तब से भूखी प्यासी है। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, इससे पहले की घटनाओं में हमने देखा कि बच्चे को रस्से के सहारे और जरूरी साजो सामान के सहारे कुछ खिलाने पिलाने की चीज वहां तक पहुंचाई गई, और उन तस्वीरों को भी दिखा जब उन्होंने उसको वहां पर खाया। ये यहां पर फिलहाल पूरा मामला नदारा दिख रहा है, हो सकता है कि ये पॉसिबल ना रहा, लेकिन बस उम्मीद हम सबको यही करनी चाहिए, दुआ यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द चेतना तक पहुंचा जा सके और उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के बाद इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सख्ती सरकार को बरतनी चाहिए, उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। फिलहाल 5 का प्रहार न्याय।